हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और मैं हूं मौसम आर्यन। और आज केमिस्ट्री लेसन 1 का लेक्चर भी होना है। हम लोग टोटल आज के क्लास में 6 टॉपिक कवर करने वाले हैं, जिसमें से पहला आपका हो जाएगा समीकरण, दूसरा लिखने का तरीका, उसके बाद समीकरण से प्राप्त सूचनाएं, समीकरण का लाभ, समीकरण की सीमाएं और समीकरण की सीमाएं को किस तरह से दूर किया जाता है यानी उसका उपाय। तो आइए बारी बारी से शुरू करते हैं। तो आज का पहला टॉपिक है समीकरण। क्या है समीकरण? समीकरण क्या होता है? तो बहुत ही आसान परिभाषा है, ध्यान से सुनिएगा और आराम से चाहे तो आप लिख भी सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को संकेत और सूत्र की सहायता से लिखना ही समीकरण कहलाता है। क्या बोले? रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग ले रहा होता है उसको अगर आप संकेत और सूत्र के सहायता से लिखते हैं तो वही कहलाता है समीकरण। क्या बोले? रासायनिक अभिक्रिया में, देखिए ये हो गया हमारा परिभाषा कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक समीकरण यहाँ पे लिख भी सकते हैं आप। रासायनिक समीकरण, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, रासायनिक अभिक्रिया जो भी हो रहा होता है उसमें जो भी पदार्थ भाग लेता है उसको संकेत और सूत्र के सहायता से लिखना ही समीकरण कहलाता है। बहुत ही आसान सा परिभाषा है। अब देखिए अगला जो टॉपिक है हमारा, समीकरण को लिखने का तरीका। ये हो गया समीकरण लिखने का तरीका कि समीकरण किस तरह से लिखा जाता है। तो समीकरण लिखने के लिए पहले तो हमें अभिक्रिया की आवश्यकता होगी। देखिए लिखा हुआ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को संकेत और सूत्र। एक रासायनिक अभिक्रिया लिखेंगे और उसको समीकरण के रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो पहले तो अभिक्रिया एक लिखते हैं। तो मान लिया जाए कि एक बहुत ही आसान सा एक अभिक्रिया लिख रहे हैं। कॉपर सल्फेट में जब लोहा का टुकड़ा डाला जाता है तो क्या होता है कि उसका रंग बदल जाता है। कॉपर सल्फेट का रंग जो होता है वो नीला होता है। कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है? नीला। अब जब उसमें आप लोहे के टुकड़े को यानी कील को, कांटे को जो भी डाले उसमें, तो उसका जो रंग होता है वो हरा हो जाता है। ये एक अभिक्रिया हुआ और इसी चीज को हम समीकरण के रूप में लिखेंगे। तो पहले अभिक्रिया लिख देते हैं कि जब देखिए एक अभिक्रिया हम लिखे हैं कि जब कॉपर सल्फेट में, जब कॉपर सल्फेट में लोहे की कील या लोहे के एक टुकड़े को डाला जाता है तो उसका जो रंग होता है वो नीला से हरा हो जाता है। नीला से हरा हो जाता है, हल्का हरा होता है, पूरा एकदम डार्क ग्रीन नहीं, थोड़ा सा हल्का हरा हो जाता है। यह हमारा अभिक्रिया हुआ। और इसी चीज को अभिक्रिया में जो भाग ले रहा है, तो भाग कौन कौन ले रहा है? देखिए कॉपर सल्फेट है और लोहे की कील है, ठीक है, तो भाग ले रहा है। ये हुआ और एक ये दोनों भाग ले रहा है। इस चीज को यानी कॉपर सल्फेट को और लोहे के कील को या तो संकेत में लिखिए या तो सूत्र में लिखिए और वही कहलाएगा समीकरण। क्या कहलाएगा? समीकरण। तो कॉपर सल्फेट को क्या होता है? CuSO4 और प्लस लोहे की कील, लोहे की कील यानी लोहा ही होगा, तो लोहा होगा तो लोहा का संकेत क्या होता है? Fe। क्या होता है? Fe। अब क्या होगा, यहां से कॉपर सल्फेट में से कॉपर को विस्थापित कर देगा कौन? लोहा। लोहा है जो अधिक क्रियाशील है, मजबूत है, और कॉपर है जो कमजोर है। तो ये जो लोहा है वो कॉपर को सल्फेट के विलयन से हटा देगा और खुद बनाएगा फेरस सल्फेट FeSO4 और प्लस में बनाएगा Cu। क्या बनाएगा? Cu। इसका रंग कैसा होता है? नीला। कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है? नीला।
और इसका रंग कैसा होता है? हरा। कैसा होता है? हरा। तो एकदम स्टेप बाय स्टेप ध्यान से आराम से समझिए। देखिए हम क्या कह रहे हैं। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? तो रासायनिक समीकरण क्या होता है? तो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसको संकेत और सूत्र के सहायता से लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो एक हम अभिक्रिया लिए। अभिक्रिया हम कौन सा लिए कि जब हम कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहा डालते हैं तो विलयन का रंग नीला से हरा हो जाता है। क्या होता है? नीला से हरा हो जाता है। और उसी चीज को हम संकेत और सूत्र में लिख दें तो ये क्या होगा? समीकरण। ये आपका हो गया अभिक्रिया और ये आपका हो गया समीकरण। समझ में आया मेरी बात है? अब देखिए, और यहाँ से एक बात याद आया कि सब्र रखिए, सबका रंग बदलता है। देखिए कॉपर सल्फेट कैसा था? नीला रंग के था। जब लोहे के कील डाला गया ना तो तुरंत नहीं बदला। तुरंत जो इसका रंग है वो नीला से हरा नहीं हुआ, थोड़ा सा वक्त लिया और वक्त के साथ नीला से हरा हो गया। ये केमिस्ट्री हमें सिखाती है कि सब्र करिए, रंग जरूर बदलेगा। देखिए ये दो टॉपिक हो गया। अब सूचनाएं क्या होगा? सूचनाएं। समीकरण से हमें प्राप्त सूचनाएं क्या क्या प्राप्त हुआ, वो क्या क्या जानकारी मिली। तीसरा पॉइंट है सूचनाएं, क्या क्या हमें जानकारी मिली। पहला, संकेत और सूत्र की जानकारी मिली। पहला, संकेत और सूत्र की जानकारी मिली। देखो है ना? तो इस तरह से अभिकारक और प्रतिफल की जानकारी मिली। अभिकारक और प्रतिफल की जानकारी मिली। और तो और ये भी पता चला, इसको एक टॉपिक में कवर करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए पहले हम लोग पढ़े समीकरण क्या होता है वो। अब समीकरण को किस तरह से लिखा जाता है वो जानेंगे। तो समीकरण किस तरह से लिखा जाता है एक एक करके हम लोग आइए देखते हैं। पहला, समीकरण लिखने के लिए पहले आपको क्या जानकारी होना चाहिए कि अभिकारक जो है, अभिकारक अभिकारक को तीर चिन्ह के, ये तीर चिन्ह है ना, बाईं ओर लिखा जाता है। बुझा रही है? जो भी अभिकारक होगा आपको उसे तीर चिन्ह के बाईं ओर लिखना है। दूसरा, अगर अभिकारक दो से ज्यादा है, अभिकारक दो या अधिक है, दो या अधिक है तो उसके बीच धन चिन्ह यानी प्लस का साइन दिया जाता है। समीकरण लिखने का तरीका पहला है कि अभिकारक जो है वो तीर चिन्ह को, जो तीर चिन्ह होता है बीच में, उसके बाईं ओर लिखा जाता है और प्रतिफल को दाईं ओर लिखा जाता है। और उसके बाद दूसरा हम बताएं कि अभिकारक अगर दो से अधिक है, अभिकारक दो या अधिक है तो उसके बीच प्लस का साइन दिया जाता है। तीसरा, प्रतिफल को तीर चिन्ह के दाईं ओर लिखा जाता है। और इसमें भी अगर दो से अधिक प्रतिफल है, प्रतिफल दो या अधिक है तो
उसके बीच धन चिन्ह दिया जाता है और एट लास्ट अभिकारक और प्रतिफल को तीर चिन्ह के द्वारा अलग किया जाता है। देखिए, ये है आपका समीकरण को लिखने का तरीका। ये थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन देखिए एक छोटा सा समीकरण लेकर के आपको उदाहरण के लिए दिखाते हैं। जैसे एक छोटा सा समीकरण लिए H2 प्लस Cl2, और जब सनलाइट में इसको रखेंगे तो बनाएगा HCl है। इसमें क्या किया गया, पहले तो ये अभिकारक है, ये पूरा क्या हुआ अभिकारक। तो जब अभिकारक है तो इसको तीर चिन्ह के बाईं ओर लिखे हैं, और ये क्या है प्रतिफल, इसे तीर चिन्ह के दाईं ओर लिखा गया है, और दोनों को अलग तीर चिन्ह के द्वारा किया गया है। अब देखेंगे अभिकारक के बीच धन चिन्ह दिया गया है। जब दो या अधिक होते हैं तो धन चिन्ह दिया जाता है, और प्रतिफल उसमें धन चिन्ह नहीं है क्योंकि वो एक ही प्रतिफल है। अगर दो प्रतिफल होता तो उसके बीच भी हम धन चिन्ह देते, और दोनों को अलग किए हैं। बस ये है टॉपिक, बहुत आसान सा है। क्या था समीकरण लिखने का तरीका। आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, आज के तीसरा टॉपिक समीकरण से प्राप्त सूचनाएं। तो पहले एक हम समीकरण लिखेंगे और उसको से देखेंगे हमें किस किस चीजों की जानकारी मिल रही है। तो पहले हेडिंग लगा लेते हैं, समीकरण से प्राप्त सूचनाएं। समीकरण से प्राप्त सूचनाएं, यानी हमें समीकरण से किस किस चीजों की जानकारी मिल रही है। तो पहले एक समीकरण हम लिख लेते हैं, H2 प्लस Cl2, तीर का निशान सनलाइट के जब उपस्थिति में रहेगा तो बनाएगा HCl। अब इसको हम लोग देखते हैं किस किस चीजों की जानकारी मिलती है। तो आपका पहला ही है कि अगर आप अभिक्रिया को समीकरण के रूप में लिख रहे हैं तो आपको संकेत और सूत्रों की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है, संकेतों और सूत्रों की जानकारी मिलती है। संकेतों और सूत्रों की जानकारी। पहला बात हो गया। अब जब हम ये समीकरण लिखे हैं और बीच में तीर चिन्ह दिए हैं तो ये अभिकारक हो गया और ये प्रतिफल हो गया, यानी अभिकारक और प्रतिफलों की भी जानकारी मिलती है। तो लिखेंगे अभिकारक और प्रतिफलों की जानकारी। ये दूसरा हो गया। और तीसरा हमें क्या मिल रहा है, तीसरा हम देख रहे हैं कि यहाँ H2 लिखा हुआ है, यहाँ H लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा हुआ है H2 लिखा हुआ है, यहाँ Cl2 लिखा हुआ है। ये जो होते हैं ऐसे H जो लिखा हुआ है ये हाइड्रोजन का परमाणु है और ये होगा हाइड्रोजन का अणु। H सिर्फ रहेगा तो ये होता है परमाणु, और ये क्या हो गया अणु। अणु हाइड्रोजन हो गया परमाणु और H2 हो गया अणु। अणु दो तरह के होते हैं, आपको बताए थे हम कि एक होते हैं तात्विक अणु, ये रहा आपका तात्विक अणु।
ये रहा आपका तात्विक अणु। H2 जो है वो आपका क्या है, एक तात्विक अणु है। और यौगिक अणु क्या होते हैं, तो एक यौगिक अणु का भी उदाहरण दे देते हैं, H2O, जिसमें एक से अधिक परमाणु रहते हैं वो होते हैं यौगिक अणु। ये बहुत छोटी चीज है, तात्विक अणु होते हैं और एक यौगिक अणु होते हैं। अगर एक ही प्रकार का परमाणु है तो तात्विक, और अलग अलग परमाणु मिला हुआ है तो यौगिक, वो हो गया। इसमें हम बता ये रहे हैं कि ये जो नीचे लिखा हुआ है 2, इसको बोलते हैं परमाणुकता। क्या बोलते हैं, परमाणुकता। और देखिए Cl2 लिखा हुआ है, ठीक उसी प्रकार की P4 होता है, S8 होता है, O2 होता है। तो पूछेगा कि फास्फोरस के परमाणुकता कितना होता है, तो 4। सल्फर का कितना होता है, तो 8। ये जो दिख रहा है ना 8, ये होता है परमाणुकता, ये 2। यानी हमें परमाणुकता की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है, परमाणुकता की। तो यहाँ लिखेंगे हम, हो गया। संकेत और सूत्रों की जानकारी मिलते हैं, अभिकारक और प्रतिफलों की जानकारी मिलती है, और परमाणुकता की जानकारी मिलती है। समझ में आ रही बातें। और ये भी जानकारी मिलता है कि अभिक्रिया में जो हाइड्रोजन है इसमें मोलों की संख्या कितना है, मोलों की संख्या कितनी है। यहाँ पे लिखेंगे कि अभिकारक और प्रतिफल, अभिकारक और प्रतिफलों मोलों की जानकारी मिलती है। हो गया। देखिए हमें समीकरण से क्या क्या सूचनाएं प्राप्त होती है। पहले तो हमें संकेत और सूत्रों की जानकारी मिलती है, अभिकारक और प्रतिफलों की जानकारी मिलती है, परमाणुकता की जानकारी मिलती है, और अभिकारक और प्रतिफलों की मोलों की जानकारी मिलती है। मोलो क्या होता है, तो मोलो एक मात्रक है। मोलो क्या है, मात्रक। किसका मात्रक है, पदार्थ के परिमाण के। किसका, पदार्थ के परिमाण। कोई पदार्थ कितना है उसको मोलों की संख्या में जानकारी दी जाती है। किसमें दी जाती है, मोलों में। क्या, मोलो या मोल होता है, लेकिन मोलो, हाँ वही बोलो, मोलों की जानकारी मिलती है। एक ना हो यहाँ पे अभिकारक प्रतिफल दोनों मोलों की जानकारी। तो कोई पदार्थ कितना है तो कितना बताएंगे, तो उसको बताने के लिए मोल का यूज किया जाता है, और यहाँ पे बहुवचन किया गया है, यानी मोलों की जानकारी मिलती है। तो ये था हमारा तीसरा टॉपिक। आते हैं चौथा टॉपिक, और चौथा टॉपिक है लाभ। कि अगर आप अभिक्रिया को समीकरण के रूप में लिख रहे हैं तो उसे क्या क्या लाभ, और उसके बाद पढ़ेंगे सीमाएं, कि अगर आप समीकरण में लिखें तो उससे हानि भी, वो क्या क्या हानि है वो जानेंगे, और उस जो हानि है वो जो सीमाएं हैं उसको दूर करने का उपाय। तो आइए आज का चौथा टॉपिक, समीकरण से लाभ। कि अगर आप अभिक्रिया को समीकरण के रूप में लिख रहे हैं तो उससे क्या क्या लाभ होती है। एक समीकरण ले लेते हैं, H2 प्लस Cl2 बनाएगा HCl। जब ये समीकरण लिख रहे हैं तो पहला तो स्पेस की बचत हो रही है, यानी अगर कॉपी पे लिखेंगे तो कागज की बचत होगी।
अब जब हम एकदम संक्षेप में लिख रहे हैं, शॉर्ट में लिख रहे हैं, तो हमारा समय का भी बचत होगा। तो आप लिख सकते हैं कागज की बचत होती है, समय की बचत होती है, और समझना आसान होता है। समझना आसान होता है क्योंकि पूरे विश्व में एक ही प्रकार के संकेतों और सूत्रों का उपयोग किया जाता है। क्या हुआ? पहला तो कागज की बचत होती है, उसके बाद समय की बचत होती है, और समझना आसान होता है। समझना आसान क्यों सर? क्योंकि पूरे विश्व में एक ही तरह के संकेत और सूत्रों का उपयोग किया जाता है। जैसे आप उदाहरण के लिए समझ सकते हैं कि जैसे जल है, क्या है? जल। तो जिसको हिंदी आता है वो जल समझ जाएगा, जिसको इंग्लिश आता है वो वाटर समझ जाएगा, और जिसको उर्दू आता है वो उसको मम समझ में आ जाएगा। अरे है कि नहीं? तो जल संस्कृत का वर्ड है जलम, लेकिन जल समझना आसान है। वाटर इंग्लैंड वाले समझ जाएंगे, मम जो उर्दू जानते हैं वो समझ जाएंगे। लेकिन जब H2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे? H2, तो हिंदी वाले को भी समझ में आएगा, इंग्लिश वाले को भी समझ में आएगा, और तो और उर्दू वालों को भी समझ में आएगा। तो यही चीज हम बता रहे हैं कि समझना आसान होता है क्योंकि पूरे विश्व में एक ही तरह के संकेत और सूत्रों का उपयोग किया जाता है। समझ में आई मेरी बातें? पूरे संसार में जो भी, अगर इंडिया का जल है यानी पानी है, तो उसका भी फॉर्मूला H2O होगा, और अमेरिका का है वो भी H2O होगा। जो भी लिखेगा जल का सूत्र वो सब एक ही लिखेगा। क्या लिखेगा? H2O। चाहे आप पाकिस्तान से हो, चाहे आप इंडिया से हो, चाहे इंग्लैंड से हो, चाहे अमेरिका से हो, सबके लिए फॉर्मूला एक है। तो समझना आसान है। और चौथा हो जाएगा कि इसकी मात्रा को गणना करना आसान है। क्या हम बोल रहे हैं कि अगर अभिक्रिया को समीकरण के रूप में लिखते हैं तो उसको मापना बहुत आसान है। कैसे सर? देखिए, एक हाइड्रोजन का होता है 1 ग्राम, तो 2 हाइड्रोजन है तो कितना ग्राम हो जाएगा? 2 ग्राम। अरे है ना, यानी यहाँ पे 2 ग्राम आपका हाइड्रोजन है क्लोरीन। 1 क्लोरीन का भार होता है 17.5 ग्राम, और 2 क्लोरीन है तो 2 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा? 35। यानी ये कितना है? 35 ग्राम। और यह निकालेंगे तो 17.5 और 2 कितना हो जाएगा? 19.5। अच्छा, एक है ना, तो 18.5। तो इसकी मात्रा को गणना करना आसान है। समीकरण के रूप में लिखते हैं तो इसको गणना करना आसान है। समझ में आ रही मेरी बात? तो लिखेंगे समीकरण में उपस्थित पदार्थ की गणना करना आसान है। गणना करना आसान होता है। आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा कि समीकरण के रूप में अगर आप लिखते हैं तो इससे क्या लाभ होगा। पहला लाभ होगा कि आपको कागज का बचत हो जाएगा, समय का बचत हो जाएगा,
और समझना आसान हो जाएगा और गणना करना आसान हो जाएगा। उसकी मात्रा कितनी लग रही है वो आप जानकारी इकट्ठा आसानी से कर सकते हैं। ये था चौथा टॉपिक। वही शुरू करते हैं अगला टॉपिक, और अगला टॉपिक का नाम है रासायनिक समीकरण के सीमाएं। यानी जब हम समीकरण के रूप में लिख रहे होते हैं तो किस किस चीजों की जानकारी नहीं मिलती है। अभी तो लाभ देते एक तरह से कह सकते हैं हानि। तो पहला, जब आप समीकरण के रूप में लिख रहे थे, जब आप समीकरण के रूप में लिख रहे थे, जैसे एक समीकरण हम लिए थे ना, क्या लिए थे, H2 प्लस Cl2 बनाएगा HCl, ये ना। तो जब हम ये समीकरण लिखे हैं तो इससे क्या क्या नुकसान हो रही है, तो जानकारियां नहीं मिलती, बहुत सी चीजों की जानकारियां नहीं मिलती। पहला तो यही कि समीकरण में लिखने से कितना पदार्थ यानी कितना विकारक लगा है और उससे कितना प्रोडक्ट बना है, जितना पदार्थ मिला रहे हैं और उससे कितना प्रोडक्ट बना है, यानी उसकी मात्रा की जानकारी नहीं मिलती। आपको दिख रहा है कि हाइड्रोजन अब कितना दिए हैं, क्लोरीन कितना लिए हैं और कितना जाकर के बना है, यानी इसकी मात्रा की जानकारी नहीं मिलती है। समीकरण में लिखने से अभिकारक और प्रतिफलों की, अभिकारक और प्रतिफलों की मात्रा की जानकारी नहीं मिलती है। जानकारी नहीं मिलती, पहला हो गया। दूसरा, ये जो अभिक्रिया है वो किस दशा में हो रही है, अभिक्रिया जो है वो किस दशा में हो रही है, यानी किस स्थिति में हो रही है, उस पर दबाव डाला जा रहा है कि उस पर उसे ताप दिया जा रहा है कि उसे ठंडा किया जा रहा है, इस चीज की जानकारी नहीं मिलती है। कि सांद्रण किया जा रहा है, वाष्पीकरण किया जा रहा है, इस चीजों की जानकारी नहीं मिलती है, यानी दशाओं की जानकारी नहीं मिलती है। जानकारी नहीं मिलती है। दशाओं मतलब क्या हो जाएगा, दाब, ताप, सांद्रण, इन चीजों की जानकारी नहीं मिलती। अगला, ऊर्जा की जानकारी नहीं मिलती है। ऊर्जा की जानकारी नहीं मिलती है, यानी ऊर्जा दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है। जब अभिक्रिया होती है तो कई अभिक्रियाएं ऐसी होती है जिसे ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और कई अभिक्रियाएं ऐसी होती है जो ऊर्जा खुद देती है, तो इसकी जानकारी नहीं मिलती। समीकरण के रूप में अगर आप लिखते हैं तो ना तो आपको उसकी मात्रा की जानकारी होगी, नहीं किस स्थिति में हो रहा है उसकी भी जानकारी नहीं होगी, और जब अभिक्रिया हो रहा है तो उसमें ऊर्जा की खपत हो रही है कि ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है, इसकी जानकारी नहीं मिलती है, यानी ऊर्जा की जानकारी नहीं मिलती। समझ में आ रही है मेरी बात? अगला, कितना मात्रा में अभिकारक मिलाया गया,
और उससे कितना मात्रा में प्रतिफल प्राप्त हुआ। ये भी जानकारी नहीं। ये आपके 4 हो गए। अगला देखते हैं क्या होता है। कभी कभी अभिक्रिया में विस्फोट होती है, उसकी भी जानकारी नहीं मिलती है। जैसे अगर जल में आप सोडियम को फेंकेंगे तो विस्फोट होता है। क्या होता है? विस्फोट। तो समीकरण में विस्फोट की जानकारी नहीं मिलती। ये आपका नुकसान हो गया, सीमाएं हो गया कि अगर आप समीकरण में लिख रहे हैं तो प्रतिफल की जानकारी अभिकारकों की नहीं होगी, किस स्थिति में हो रही उसकी नहीं होगी, ऊर्जा आप दे रहे हैं कि ले रहे हैं उसको भी जानकारी नहीं होगी, कितना मात्रा में अभिकारक मिला है और कितना मात्रा में जाकर के हमारा प्रोडक्ट बना है उसकी भी जानकारी नहीं मिलती। और समीकरण में क्या होता है कि विस्फोट की भी जानकारी नहीं मिलती है। बहुत सी अभिक्रियाएं ऐसी होती है जिसमें विस्फोट होती है लेकिन उसकी जानकारी नहीं होती। ये था लेसन का आज का 5वां टॉपिक। और आज का लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कि समीकरण को किस तरह से आप इनहेंस कर सकते हैं, यानी किस तरह से उसे और उपयोगी बना सकते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए आज का 6ठा टॉपिक है रासायनिक समीकरण को किस तरह से इनहेंस किया जा सकता है, यानी किस तरह से उसको उपयोगी बनाया जा सकता है। तो पहले जो भी हमारा सीमाएं थी उस सीमाएं के दूर कर देने सीधा, यानी बोल सकते हैं कि सीमाओं को दूर करने का उपाय। तो पहला हम क्या बताए कि दशाओं की जानकारी नहीं मिलती है, उसमें कितना मात्रा में मिला रहे हैं उसकी भी जानकारी नहीं मिलती है। तो इसी चीज को दूर करने का हम लोग उपाय जानेंगे। हाँ, और एक और छूट गया था कि अवस्था की जानकारी नहीं मिलती है। रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग ले रहा है वो ठोस है, द्रव है, गैस है, इसकी जानकारी नहीं मिलती है। तो पहला अवस्था की जानकारी के लिए पदार्थ के बाद पोस्ट में, यानी ऐसे ब्रैकेट में ठोस के लिए S, द्रव के लिए L, गैस के लिए G और जलीय विलयन के लिए एक Q। हाँ, एक Q। आप इस तरह से आप जानकारी दे सकते। पहले अवस्था की जानकारी नहीं मिल रही थी कि कोई पदार्थ ठोस है कि द्रव है कि गैस है। उसकी जानकारी के लिए आप क्या कर सकते हैं कि जो भी पदार्थ है उसके बाद पोस्ट में आप दिखा दीजिए। अगर ठोस है तो S लिख दीजिए, अगर द्रव है तो A लिख दीजिए, अगर गैस है तो G और जलीय विलयन है तो एक Q। इससे आपको अवस्था की जानकारी मिल जाएगी। ठीक है। दूसरा, दशाओं की जानकारी। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं
कि तीर चिन्ह के ऊपर दशाओं को लिख सकते हैं। दशाओं मतलब अगर उसको ताप दिया जा रहा है, दाब दिया जा रहा है, सांद्रण किया जा रहा है या बाष्पीकरण किया जा रहा है, ये सब चीजों को आप इसके तीर के ऊपर आप लिख सकते हैं। अगर गैस की उत्पत्ति हो रही है, गैस की उत्पत्ति हो रही है तो तीर चिन्ह ऊपर की ओर दे सकते हैं। अगर अब छेद बन रहा है, क्या बन रहा है, अब छेद, तो आप तीर चिन्ह नीचे की ओर दे सकते हैं। देखिए बहुत आसान है कि अगर समीकरण है तो उसको किस तरह से उपयोगी बनाया जा सकता है। तो अगर अवस्था की जानकारी नहीं मिल रही होती है तो पदार्थ के जस्ट बगल में ठोस के लिए H लिखा जाता है, द्रव के लिए L लिखा जाता है, गैस के लिए G लिखा जाता है, और अगर जलीय विलयन होता है तो एक ही लिखा जाता है। एक सीमा दूर कर दिए। दूसरा सीमा यह है कि दशाओं की जानकारी नहीं मिलती थी, लेकिन दशाओं की जानकारी के लिए तीर चिन्ह के ऊपर दशा को लिख दिया जाता है। दशा यानी दाब आप लिख सकते हैं, दाब किया जा रहा है, सांद्रण किया जा रहा है या वाष्पीकरण किया जा रहा है, इस चीज को आप लिख सकते हैं। अगला, अगर आपको लग रहा है कि गैस की उत्पत्ति हो रही है, समीकरण में यानी अभिक्रिया में गैस की उत्पत्ति हो रही है, तो तीर चिन्ह ऊपर की आप दे सकते हैं, और अगर आप छेद बन रहा है तो तीर चिन्ह नीचे की ओर दे सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ऊष्मा की आवश्यकता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है, तब अगर ऊष्मा का अवशोषण होता है तो अभिकारक के तरफ, किसके तरफ, अभिकारक के तरफ प्लस ऊष्मा दिया जाता है। किसके तरफ, अभिकारक के तरफ आप प्लस ऊष्मा दे सकते हैं। अगर ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है तो प्रतिफल की तरफ आप प्लस ऊष्मा लिख सकते हैं। अगर उदाहरण से समझा जाए तो देखिए, पहले इसके उदाहरण देख लेते हैं। यार ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, जैसे क्या होता है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं, यानी N2 और O2 को मिलाते हैं तो बनाता है NO। इसमें क्या होता है कि ऊष्मा की आवश्यकता होती है, यह अभिक्रिया होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो इसके और यहाँ पे आप प्लस ऊष्मा आप लिख सकते हैं। और अगर ऊष्मा का निर्माण हो रहा है, ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, जैसे एक लिखते हैं C प्लस O2 को जब मिलाएंगे तो बनाएगा CO2 और हीट उत्पन्न होता है। जब हीट उत्पन्न होता है तो आप प्रतिफल की तरफ प्लस ऊष्मा दे सकते हैं। यह ऊष्मा की जानकारी के लिए कर सकते हैं। अगर अवशोषण हो रहा है तो अभिकारक की तरफ प्लस ऊष्मा, और अगर उत्सर्जन हो रहा है तो प्रतिफल की तरफ। तो आज के लिए इतना ही, और जो भी आप स्क्रीनशॉट लिए आज के क्लास में वो सबका नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। आप एक अच्छा सा कॉपी लेकर के आप नोट्स बना सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो और उसको रिवीजन कर सके। तो रिवीजन के लिए आपको नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, और आशा करते हैं कि ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करके जाए।